नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आर्यों के जीवन में परिवर्तन हुआ, जिससे वैदिक कालीन सभी स्थितियों जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई। आर्य संस्कृति जो कि सप्त सैंधव प्रदेश में थे, उनका पूर्व की ओर प्रसार हुआ और सप्त सैंधव प्रदेश से निकलकर यानी पंजाब क्षेत्र से निकलकर गंगा यमुना दोआब कुरुक्षेत्र में प्रवेश किए। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण से विदेत माधव की कथा से आर्यों के पूर्व दिशा में सदानीरा नदी वहाँ तक प्रसार की जानकारी मिलती है। इस काल में सदानीरा नदी ही आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा थी। ऋग्वेद में सरस्वती और द्विशदती नदियों के बीच के क्षेत्र को पवित्र मानते हुए उसे ब्रह्मावर्त नाम दिया गया है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य ब्रह्मावर्त के क्षेत्र को छोड़कर पूरब में गंगा यमुना दोआब के ऊपरी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए, जिसका नाम इन्होंने ब्रह्मर्षि देश रखा। यह वर्तमान में दिल्ली के आसपास का कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र था। इसके बाद आर्यों ने हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच के समस्त भूभाग पर अधिकार कर लिया और इसका नाम मध्य देश रखा। उत्तर वैदिक काल में मध्य देश ही आर्य संस्कृति का केंद्र था। इस काल में विंध्य पर्वत को वैदिक संस्कृति की दक्षिणी सीमा और सदानीरा नदी को पूर्वी सीमा माना जाता था। सदानीरा नदी के पूर्व में स्थित अंग और मगध के क्षेत्र आर्य संस्कृति से बाहर थे। अथर्ववेद में इन्हें सुदूरवर्ती क्षेत्र और यहाँ के निवासियों को व्रात्य यानी कि वैदिक नियमों संस्कृति का पालन न करने वाले या फिर मृगवाच जो संस्कृत नहीं प्राकृत भाषा बोलते हों और अदेवयु जो देवताओं में आस्था न रखते हों कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में सदानीरा के अलावा रीवा नदी जो कि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था का उल्लेख मिलता है। बाद में जब आर्यों ने सदानीरा नदी को पार करके बिहार और बंगाल के तत्कालीन क्षेत्र समेत पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया तो इसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। तो इस तरह से आर्यों के द्वारा नाम रखे गए। सबसे पहले ब्रह्मावर्त सप्त सैंधव क्षेत्र था, उसके बाद ब्रह्मर्षि देश कुरुक्षेत्र जो कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, उसके बाद मध्य देश विंध्य पर्वत हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक। बिहार बंगाल में जब इनका प्रसार हो गया तब इन्होंने इसका नाम आर्यावर्त रखा। तो भारत का एक और नाम आर्यावर्त है। आर्यों का पूरब में प्रसार सिर्फ सांस्कृतिक प्रसार नहीं था, इसके साथ ही नई उत्पादन तकनीकी और अर्थव्यवस्था का भी प्रसार था। आर्य लोहे से परिचित हो चुके थे और कृषि में इसका प्रयोग करने लगे थे। आर्यों द्वारा लोहे के प्रयोग का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिले लोहे के साक्ष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। कृषि में लोहे के प्रयोग और तकनीक से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई तो अधिशेष फसल का प्रचलन हुआ। इस अधिशेष फसल ने आर्यों के जीवन में स्थायित्व ला दिया और इससे आर्यों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए। अब आइए इन परिवर्तनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राजनैतिक जीवन देखते हैं, क्या क्या बदलाव हुए इसमें। कृषि उत्पादन से भूमि का महत्व बढ़ा, जिससे राजा के कर्तव्यों और अधिकारों में वृद्धि हुई। ऋग्वैदिक कबीला का, जिसे जन कहा जाता था, का मुखिया अब प्रदेश पर शासन करने लगा। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही राज्य और राष्ट्र की संकल्पना का उद्भव हुआ। उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी कि छोटे छोटे जन कबीले आपस में मिलकर जनपद में परिवर्तित होने लगे। जैसे पुरुजन और भरतजन मिलकर कुरु जनपद बने। तुर्वस
जन, क्रीवी जन मिलकर पांचाल जनपद बने। इसी तरह से कई छोटे छोटे जन मिलकर जनपद यानी कि एक राज्य बनने लगे। इस काल में पांचाल सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। राजा पर सभा, समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण और महत्व कम हो गया। राजा के पद को दैवीय उत्पत्ति कहा गया और यह पद वंशानुगत हो गया। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य एवं राजा की दैवीय उत्पत्ति का विवरण मिलता है। इस साहित्य में अलग अलग दिशाओं में शासन करने वाले 5 प्रकार के राज्यों और शासन करने वाले राजाओं का उल्लेख है, जिनमें से उत्तर क्षेत्र के शासक को विराट कहा जाता था, दक्षिण क्षेत्र के शासक को भोज कहा जाता था, पूर्व क्षेत्र के शासक को सम्राट, पश्चिम के शासक को स्वराट, मध्य देश के शासक को राजा और जो चारों दिशाओं के शासक थे उन्हें एकराट कहा जाता था। आगे चलकर मगध के नंद वंश के एक शासक राजा महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी। राजा की मदद के लिए जो मंत्री परिषद हुआ करती थी उसे रत्निन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई। सिर्फ सभा और समिति संस्था बनी रही। विदत संस्था पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सेना एवं न्यायिक व्यवस्था अभी भी पूर्णतः अस्थायी नहीं थी। कर व्यवस्था को स्वेच्छा की जगह नियमित तथा अनिवार्य कर दिया गया। ऋग्वैदिक काल में कर स्वेच्छा से दिया जाता था, जिसे बलि कहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे नियमित और अनिवार्य कर दिया गया। कर वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसे भागदूत कहा गया, तथा कर को संग्रहित करने के अधिकारी को संग्राहित कहा गया। कर को भाग या शुल्क कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। इसे मृत्यु लोक का देवता कहा गया। राजसूय यज्ञ। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा किया जाता था। राजसूय यज्ञ के दौरान रत्नहविषी अनुष्ठान के अवसर पर राजा रत्निनों के घर जाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करता था और उन्हें उपहार देता था। अश्वमेघ यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ यह राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का घोतक था। इसमें एक घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा जहाँ तक जाता था, जब तक कि उसे कोई रोक ना ले, उस क्षेत्र तक वह क्षेत्र राजा का हो जाता था। और जिस क्षेत्र में उस घोड़ा को रोक लिया जाता था, जिसके द्वारा रोक लिया जाता था, उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध में वो जीत गया तो ठीक, नहीं जीता तो उसके क्षेत्र को भी राजा उस पर अपना अधिकार कर लेता था। अश्वमेघ यज्ञ का उद्देश्य होता था क्षेत्र विस्तार करना। वाजपेयी यज्ञ यह एक प्रकार का रथ दौड़ था, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था। इससे राजा की शक्ति और श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया जाता था। इस यज्ञ के पश्चात राजशाही भोज दावत होती थी। अग्निष्टोम यज्ञ राजा की शक्ति पराक्रम बढ़ाने के लिए अग्नि में पशु बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में ही यज्ञीय कर्मकांडों के अवसर पर पशु बलि की प्रथा शुरू हुई थी। अब आइए आर्थिक जीवन के बदलाव देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिससे आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुआ। मुख्य पेशा जो कि पशुपालन था, अब कृषि हो गया। अथर्ववेद में लोहा को श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क कहा गया है। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 1000 ईसा पूर्व के हैं। उत्तर वैदिक कार्य पशुपालन की अवस्था से निकलकर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गया, जिससे भौतिक जीवन में स्थायित्व का विकास हुआ। पशुपालन जब करते थे तो चारागाह की तलाश में इधर उधर वो घूमते रहते थे, लेकिन जब उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हुई तब वो एक जगह टिकने लगे। उनके जीवन में स्थायित्व आया और स्थायित्व के कारण विकास हुआ। कृषि में विकास के कारण भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना बढ़ी। आर्थिक जीवन में कबायली मान्यता का पतन हुआ और व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हुआ। व्यवसायों में प्रमुख कुंभकारी थी। इसके अलावे लोहे के बने कृषि उपकरण की भी प्रधानता थी। अधिशेष फसल के कारण उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ।
विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, व्यापार जो भी होता था वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा ही होती थी। ऋग्वैदिक काल में भी मुद्रा नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में भी मुद्रा नहीं थी। उत्तर वैदिककार 4 प्रकार के मृदभांड का प्रयोग करते थे। लाल एवं काला मृदभांड सबसे कम मिला है। लाल मृदभांड सबसे ज़्यादा प्रचलित। चित्रित धूसर मृदभांड विशेषता धनी वर्ग के लोग इसका प्रयोग करते थे, और उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड ये भी धनी वर्ग के लोग। इसी काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जिसे प्राचीन काल का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता, और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल के अंत में। अब आइए उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन देखते हैं। समाज का सबसे छोटा इकाई परिवार था। परिवार मिलकर ग्राम बनते थे, ग्राम मिलकर विश्व, विश्व मिलकर जन, और मिलकर जनपद, जो कि आगे चलकर महाजनपद हो गया, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। वन व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगा। ऋग्वैदिक काल में वन व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी। शूद्रों को चौथे वर्ण के रूप में मान्यता दे दी गई थी। पेशा वंशानुगत पूरी तरह नहीं हुआ था। जाति व्यवस्था का कठोर स्वरूप नहीं था। विवाह संबंधों में भी जटिलता नहीं आई थी। जाति व्यवस्था का जो कठोर स्वरूप आगे चलकर हुआ वैसा इस समय नहीं था, परंतु फिर भी शूद्रों को उपनयन संस्कार और शिक्षा से वंचित रखा गया था। शूद्रों का कार्य अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना ही था। राज्य का संचालन और राज्य की रक्षा क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य वर्ग प्रमुख उत्पादक था, और वैश्य वर्ग ही राजा को कर देता था। इसलिए वैश्य वर्ग को अन्यस्य वलीकृत भी कहा जाता था। उत्पादन में वृद्धि लाभ कराने के लिए ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाया जाता था। इस प्रकार राजा बलि या कर के रूप में तथा ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में वैश्यों से कर या धन प्राप्त करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। इन्हें उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। गोत्र व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। एक ही स्थान पर गाय एकत्र किया जाता था। एकत्र करने वाले लोग एक ही कुल के कहलाते थे। इसी कुल को गोत्र कहा जाने लगा। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा शुरू की गई। एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जा सकता है। एक ही गोत्र के जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हुई। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को 3 बुराइयों में रखा गया है। सुरा मतलब शराब, पासा मतलब जुआ, और स्त्री, ये 3 बुराइयाँ मैत्रायणी संहिता में बताई गई है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। लड़कियों को उपनयन संस्कार और शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख है, जिसमें याज्ञवल्क्य ने गार्गी को असभ्य तरीके से संवाद किया। उच्च वर्ग के स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख विदुषियाँ जैसे मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी का उल्लेख मिलता है। सूत्र काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक में स्त्रियों की दशा में और भी गिरावट हुई। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। उपनयन संस्कार, शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया। सभा और समिति में सदस्यता का अधिकार समाप्त कर दिया गया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। संपत्ति के अधिकार पहले भी नहीं था, अब भी नहीं था। नियोग प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा नहीं थी। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 25 वर्ष की आयु तक के लिए था। दूसरा आश्रम कहा गया है गृहस्थ आश्रम को, जिसमें 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक। चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को बताया गया। इसका प्रचलन सभी वर्गों में था। वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 वर्ष से 75 वर्ष तक
की आयु। और चौथा आश्रम होता है संन्यास आश्रम। यह 75 वर्ष से मृत्यु तक घर और समाज का त्याग करके वनों में तपस्या करते हुए शरीर त्याग देना। अब आइए लास्ट है धार्मिक जीवन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में सांसारिक उद्देश्यों के साथ साथ परलौकिक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो गए थे। इसी कारण इस काल में यज्ञों कर्मकांडों का महत्व बढ़ने लगा। स्वर्ग नरक पुनर्जन्म की संकल्पना का भी उद्भव हुआ। ब्राह्मणों और क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष का दौर शुरू हुआ। प्रमुख देवता प्रजापति, जिन्हें कि सृजन का देवता कहा गया है, और अन्य देवताओं में विष्णु पोषण एवं रक्षक देवता, रुद्र पशुओं के देवता और पूषण शूद्रों के देवता, इनकी संकल्पना का भी उद्भव हुआ। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषदों की रचना की गई, जिसमें इन कर्मकांडों की काफ़ी आलोचना की गई है। ग्रंथों की रचना का क्रम, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग, फिर उपवेद और सबसे अंत में है फिर पुराण। प्रमुख नदियों के वैदिक कालीन नाम। सिंधु नदी का पुराना नाम सिंधु ही था। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता। चिनाब, अस्किनी, रावी, पुरुषनी, व्यास, विपाशा, सतलज, शतुद्री, घग्गर, सरस्वती, गंडक, सदानीरा, काबुल, कुभा, कुर्रम, कुर्मू, गोमती, गोमल और स्वात, सुवास्तु। तो ये थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल के समाज की स्थिति का वर्णन। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।